बात मत कीजिएगा आप मुझसे। आप मेरी बेटी को देखने तक नहीं आए अस्पताल। मरियम ने उसका गुस्सीले लहजे में अदा किया जुमला सुन हैरत से उसकी जानिब फिर देखा। वो नौजवान अपनी माँ से सिर्फ इसलिए नाराज हो रहा था क्योंकि उसकी माँ उसकी बेटी को देखने अस्पताल नहीं आई। मरियम हैरानगी के आलम में उसे तकने लगी। वो ना सिर्फ खुद मोहब्बत कर रहा है बल्कि चाहता है हर कोई उसकी बेटी से उतनी ही मोहब्बत करे जितनी की वो हकदार है। मगर ऐसा इस हवेली में कहाँ होता है। बेटियों को कौन पूछता है इस हवेली में। मगर वो पूछ रहा था। ना सिर्फ पूछ रहा था बल्कि लड़ रहा था उन लोगों से जो नहीं पूछ रहे। बेटा। शमीम बेगम झटपटा गई थी शाहमीर का शिकवा भरा लहजा सुन। उसकी आंखें बता रही थी वो किस कदर खफा है उनसे। शिकवे तो तू ऐसे कर रहा है जिसे तेरी बीवी ने बेटा जन्म दिया हो। रानी बेगम महफिल में मौजूद हों और जले पर नमक न छिड़कें, ये कहाँ मुमकिन। हाँ कम ऑन बड़ी अम्मी, ये 2023 है। लड़की और लड़के में फर्क करना सिवाय जहालत के कुछ नहीं। उसका अदा किया जुमला मानो आग लगा गया था सबके तन बदन में। वेलकम टू अवर चैनल नॉविस बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आप लोग भी मेरी तरह हुस्न कमल साहिबा के नॉवल का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। लास्ट एपिसोड का मुझे भी बहुत ज़्यादा शिद्दत से लास्ट एपिसोड का इंतज़ार था। यकीनन आप लोगों को भी इंतज़ार होगा क्योंकि राइटर साहिबा ने हमारी सेकंड लास्ट एपिसोड को जहाँ ला के रोका था, आप लोगों को तो याद ही होगा कि वो कैसा मोमेंट था कि शिद्दत से मतलब दिल चाह रहा था आगे का पढ़ने का। तो आज लास्ट एपिसोड आ चुकी है। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी किचिर किचिर चिक चिक कर रही है, ये नहीं कि हमें एपिसोड सुनाना शुरू करे, फालतू की बातें लेके बैठ गई। तो आइए आपका इंतज़ार ख़त्म करते हैं और एपिसोड स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ हाँ, एक चीज़ और, प्लीज़ 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 एपिसोड पढ़ने से पहले, सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर आपकी तरह और मेरी तरह कोई नॉवेल लवर हो तो उसको भी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इस लड़की की आंख हल्की सी खुली तो पूरे कमरे में खामोशी छाई महसूस हुई। तो क्या मुझ पर कयामत आकर गुजर गई और मुझे कुछ खबर ही ना हुई। वो दिल दिल अभी बड़बड़ा रही थी कि अचानक इस पे कोई छाया। इसने पूरी आंख खोलकर जब ऊपर की जानिब देखा तो लगा जैसे कोई ख्वाब हो, क्योंकि ख्वाब ही इतने खूबसूरत होते हैं जितना खूबसूरत वो नौजवान इस लम्हे लग रहा था। ब्लैक टी शर्ट पर ब्लू जीन्स और उस पर उसके सिल्की बिखरे बाल, आंखों में छाई सुर्खी और होठों पर खूबसूरत सी मुस्कान। वो उसे बड़ी मोहब्बत से तक रहा था। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं किन अल्फाजों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, मैं कर ही नहीं सकता शायद। उसने हल्के से कंधे उचकाते बेबसी से कहा। उसके मशहूर जुमले सुन मरियम के दिल को राहत पहुंची थी। उसे महसूस हुआ कि खुदा ने उसकी दुआ सुन ली है और उसकी झोली में बेटा डाल दिया है, क्योंकि अगर उसकी झोली में बेटा ना आया होता तो यकीनन इस वक्त शामिर इतने खूबसूरत अल्फाज कभी भी उससे अदा ना करता। कहाँ है। उसके होंठ बमुश्किल ही हिल पाए थे। उसे अपना पूरा जिस्म अभी भी सुन्न महसूस हो रहा था। उसे जोनी ऊपर लेकर गई है फर्स्ट फ्लोर पर गला साफ करवाने। ये सुन मरियम ने पुरसुकून अंदाज में आंखें दोबारा मूंद ली। वो दवाइयों के ज़ेर असर थी इसलिए फिर सो गई। दोबारा आँख खुली तो बच्चे के रोने की आवाज़ें कानों की समाज से टकरा रही थी। शामिर इसको भूख लग रही है, इसे इसकी माँ को दो ताकि वो दूध पिलाए। जोनी ने खासा झिंझलाकर कहा था। नहीं मरियम बहुत तकलीफ में है, वो कैसे दूध पिलाएगी। मैं कह रहा हूँ ना, मैं उसे संभाल रहा हूँ, तुम बाहर से जाकर फीडर बना कर ले आओ। शामिर अपनी बात पर अभी भी कायम था। इन दोनों की इस मामले में और बहस चल रही थी। अरे तो लेटे लेटे पिला देगी। जोनी ने जैसे समझाने की कोशिश की। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता जोनी, वो इतनी तकलीफ में सोई है, मैं नहीं चाहता उसकी नींद खराब हो। मगर डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे के लिए उसकी माँ का दूध ही सबसे बेस्ट है। इस लम्हे जोनी का शिद्दत से दिल चाहा कि मुकाबिल का सर फाड़ दे। किस कदर ओवर केयरिंग था वो बंदा अपनी बीवी को लेकर कि बच्चे को फीडर का दूध पिलाने के लिए तैयार था, मगर अपनी बीवी की पुरसुकून नींद खराब करने के लिए नहीं। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि अभी छोड़ दो। मरियम का ऑपरेशन हुआ है बड़ा, वो तकलीफ में सोई है बहुत। जैसे ही होश में आएगी उसे फिर अपनी तकलीफों का एहसास होने लगेगा, इसलिए बेहतर यही है कि उसे सोने दो। आह शामिर, ये बच्चे की पहली खुराक है, समझा करो। कहीं ऐसा ना हो कि पाउडर के दूध से उसे मोशन लग जाए या उसका पेट खराब हो जाए। ये अभी जोनी उसे समझा ही रही थी कि मरियम की आवाज़ आई। जोनी, इसे मेरे पास ले आओ जल्दी, वो भूखा है। इस लम्हे बच्ची इतना रो रही थी कि जोनी ने मरियम के जुमलों पर ध्यान दिया ही नहीं। और ना शामिर ने, देखो जगा दिया ना तुमने उसे।
शामिर जैसे जोनी पर बहरम हुआ था। तुम मेरी भांजी को इधर दो। कब से उसे रुला रहे हो, समझ क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? उसे तुम्हारी गोद नहीं अपनी माँ चाहिए इस वक्त। जोनी भी उसी की तर्ज में कहती फौरन ही उस नन्ही परी को उसके वालिद के हाथ से लेकर मरियम के पास पहुंची। ये लो मरियम, इसे दूध पिलाओ, ये बेचारी बहुत भूखी है। जोनी ने मोनस का लफ्ज अदा किया, मुजक्कर का नहीं। ये देख मरियम खासा नासमझी व हैरानगी से उसे देखने लगी। भूखी? उसने जेरे लब बेयकीनी से दोबारा बड़बड़ाया। हाँ बहुत भूखी है, और ये तुम्हारा शौहर बेवकूफ कहीं का तुम्हें उठाने नहीं दे रहा उसे दूध पिलाने के लिए। जोनी ने आखिरी जुमला पीछे पलटकर शामिर को घूरी से नवाजते हुए अदा किया और फिर तेजी से नन्ही परी को मरियम के बराबर में लिटाया। इस नन्ही परी को देखते ही मरियम एक दो लम्हों के लिए साकित हुई। मरियम, तुम्हें हिम्मत करके मेरी साइड करवट लेनी पड़ेगी, तभी तुम दूध पिला सकोगी आराम से। सोनी ने नरमी से कहते उसकी मदद करने लगी करवट लेने में, मगर इस बेचारी का पूरा जिस्म इस कदर तकलीफ में था कि करवट लेते वक्त उसकी बेसाख्ता करह बुलंद हुई। मरियम, अगर तुमसे मुड़ा नहीं जा रहा कोई बात नहीं, हम उसे फिर पिला देंगे, एक दो दिन तक तो पी सकती है। वो हसीन लड़का फौरन ही उसकी साइड आकर गोया हुआ। उसकी आंखों में फिरकर झलक रही थी बेइंतहा फिक्र। नहीं ठीक है, मैं पिला दूंगी, उसने नरमी से जवाब दिया। चलो ठीक, लेकिन मैं यहीं बैठ जाता हूँ तुम्हारे पीछे, तुम मेरी कमर से टेक लगा लो ताकि तुम्हारी कमर को सहारा रहे। शामिर ये जुमले अदा करते वक्त ही फौरन उसके बराबर में बैठ गया था, अपनी कमर उसकी सिमट कर। उफ! शामिर ऐसा शौहर तब करते हैं जब उनकी वाइफ बैठकर दूध पिला रही होती है। इस वक्त तो मरियम लेटी हुई है ऑलरेडी। धोनी के झुंझुलाकर कहते ही शामिर ने उसे घूर कर देखा। शामिर वैसे कभी किताब नहीं खोलता था, उसका और किताब का तो जैसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही ना हो, लेकिन अपनी बीवी की खातिर उसने एक प्रेग्नेंट औरत का कैसे ख्याल रखते हैं और डिलीवरी के बाद उसे और बच्चे को कैसे संभालते हैं, ये सब बड़े ध्यान से पढ़ रखा था। लेकिन उसने सिर्फ किताबों पर इक्तफा ना किया, उसने वीडियोस भी देखी। यूट्यूब पर सर्च कर करके मरियम अपनी बेटी को दूध जरूर पिला रही थी, लेकिन उसका जहन अभी भी बेयकीनी के आलम में था। वो नहीं गया उसे छोड़कर, वो वाक़ई नहीं गया। इस लड़की का ज़हन बार-बार बस यही जुमले दोहराकर खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो देख रही है वो सच है। उसका शौहर वाक़ई उसे छोड़कर नहीं गया, बेटी होने के बावजूद, बल्कि उसकी पहले से ज़्यादा फ़िक्र कर रहा है। मरियम की आंखें झिलमिलाने लगी थी। उसे शामिर से 1% भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो शुरू से शामिर वक्त के मिजाज को जानती थी और ये भी कि उस हवेली के मर्दों को नन्ही कलियों को रखना नहीं आता। फ़हीम भी उसकी माँ से मोहब्बत का दावादार था, लेकिन बेटी होते ही वो बदल गया। शामिर ने तो कभी मोहब्बत का सही तरह दावा तक न किया, लेकिन उसके बावजूद वो उसके बराबर में मौजूद था, उसे सहारा देने के लिए। भले ही मरियम ने महसूस किया कि उसे ज़रूरत नहीं थी इस लम्हे, लेकिन वो फिर भी दे रहा था, और उसका ये सहारा देना फ़कत जिस्म को सहारा नहीं था, उसके टूटे दिल को सहारा था। टूटी बिखरी उम्मीदों को उस लड़की ने कितना डर-डर के गुज़ारे थे ये 9 माह, बस वो ही जानती है। तुम ठीक हो ना? तकलीफ़ तो नहीं हो रही है ना ज़्यादा? नन्ही परी तो दूध पीते ही सो गई थी, इसलिए ज़ोनी ने उसे उठा लिया अपनी गोद में और उसे झूले की जानिब ले गई, जबकि शामिर मरियम के बालों को सहलाते नरमी से इस्तफ़सार करने लगा। नहीं, वो हसीन नौजवान वाकिफ़ था कि वो सिर्फ़ इसलिए इनकार कर रही है ताकि वो परेशान ना हो, वरना वो दिलनशीन हसीना किस कदर तकलीफ में, ये तो सिर्फ उसका चेहरा ही बताने के लिए काफ़ी था। क्योंकि उसकी डिलीवरी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, इसलिए उसका खून बहुत गया था जिस्म से। यही सबब था कि वो बिल्कुल सफ़ेद हो रही थी। डॉक्टर का कहना था कि अगर मरियम को लाने में थोड़ी और देर की जाती तो मुमकिन था कि माँ और बच्चे में से एक को बचा पाते। शायद यही वजह थी कि शामिर का दिल अभी तक सुकून नहीं पा रहा था। अच्छा रुको, मैं तुम्हें वापस सीधा कर देता हूँ, उसने नरमी से कहकर मरियम का बाजू पकड़कर आहिस्तगी से उसे वापस सीधा किया। इतनी आहिस्तगी से करने के बावजूद मरियम के मुँह से बेसाख्ता आह निकल गई। सॉरी, इस नौजवान ने फ़ौरन माज़रत की, जबकि उसकी तो गलती भी ना थी। अगला सीन। माशाल्लाह भाई, ये तो बहुत प्यारी है। शहरोज ने इस नन्ही परी को अपनी गोद में लेकर शामिर की जानिब देख मुस्कुराकर कहा। होगी नहीं, आखिर बेटी किसकी है? शामिर खासा फखराना अंदाज में अपना कॉलर उचकाते हुए गोया हुआ। जोनी और आफिया बातें करने में मगन थी, जबकि मरियम की निगाह वो तो अपने शौहर पर ही टिकी थी, जो बहुत खुश नजर आ रहा था। उसे देखकर कहीं से भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि उसे जरा सा भी गमो बेटा ना होने का। भाई, अमन कुछ देर वहां बैठने के बाद जोनी को छोड़कर अभी जाने ही लगा था कि आफिया उसके पीछे पीछे बाहर तक आई। हाँ भाई की जान, उस आमन ने फौरन ही पलटकर उसकी जानिब देख नरमी से मुस्कुरा कर कहा। भाई, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, चलो बाहर जाकर बैठते हैं। आफिया का चेहरा ही बताने के लिए काफ़ी था आमन को कि कोई मसला है उसे। वो आफिया को अस्पताल की कैंटीन में लेकर आ गया था। खाने पीने का सामान ऑर्डर करने के बाद आफिया की जानिब मतवजा हुआ, जो अपनी उंगलियों को मरोड़ रही थी। आमन वाकिफ था, वो ऐसा तब करती है जब वो किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान होती है।
क्या हुआ, खैरियत तो है? जी भाई, वो दरअसल आपने जो मुझे जहेज में ज़मीनें दी हैं, मैं सोच रही हूँ उन्हें बेच दूँ। आफिया ने नज़र तक ना उठाई थी ये जुमला अदा करते वक्त, जैसे बहुत शर्मिंदा हो। उसके कहते ही आमन के कान खड़े हुए। शादी को अभी 1 साल तक नहीं हुआ और शहरोज उसकी जहेज में मिली जायदाद को बेचने की सोच रहे। ये ख्याल ही आमन का खून खौला गया। अगर कोई परेशानी आ गई है तो मुझसे शेयर करो। अभी से अपने जहेज में मिली ज़मीनों को क्यों बेच रही हो? भाई, क्या मैं अपनी चीज़ नहीं बेच सकती? उसके अगले जुमले ने आमन को जैसे लाजवाब किया। बिल्कुल बेच सकती हो मेरी जान, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम उसे अभी संभाल कर रखो अपने मुश्किल वक्तों के लिए। एक भाई या बाप अपनी बेटी या बहन को सिर्फ जहेज नहीं देता, उसकी मुश्किल वक्तों में हिफाजत के लिए सामान मुहैया कर देता है पहले से, ताकि वो रहे या न रहे उसकी बहन या बेटी हिफाजत से रहे। ये पैसों की दुनिया है, जिसके पास पैसा है उसे ही लोग पूछते हैं फकत। हमारे मुआशरे का तो ये हाल है। बेटा भी बाप की इज्जत तब करता है जब उसके पास पैसा हो। वो सिर्फ जमीनें नहीं है, वो तुम्हारी ताकत है। आफिया, जो भी मुश्किल है पैसों के हवाले से वो मुझसे शेयर करो। मैं बैठा हूँ अभी तुम्हारी मदद करने के लिए। जब मैं ना रहूँ तब सोचना उन ज़मीनों से मदद लेने की। आमन ने बड़ी मोहब्बत से उसे अपनी बात समझाने की कोशिश की। भाई, आपको तो पता ही है कि आप मामू बनने वाले हैं। इनको भी अपने सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए अच्छी खासी रकम चाहिए। इनके अब्बू जो पैसे भेजते हैं जेब खर्ची के, वो इतने नहीं कि ये हमें भी संभाल लें और अपना काम भी निकाल लें। अम्मी कह रही थी कि मैं उनकी बीवी हूँ, मुझे चाहिए कि मैं अपने शौहर की मदद करूँ इस मुश्किल वक्त में। जब वो एक दिन कामयाब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे तो मुझे उससे ज़्यादा खरीद कर वापस दे देंगे। तुम्हारा नान निफका तुम्हारे शौहर की जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। और ये जो सास है, ज़्यादा मीठी बनकर पुचकारे का हाथ भरकर कहती है ना कि शौहर मुश्किल में उसका साथ दे, तो ना देगी तो कौन, तू ना देगी तो कौन देगा? फिर यही सासें आखिर में बहू का सब कुछ छीनने के बाद उन्हें घर से निकाल कर बाहर भी खड़ा कर देती हैं। इसलिए जज्बाती होकर मत सोचो, अकल से काम लो। मुश्किल वक्त तो आते जाते रहेंगे, ये जिंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव आम बात है। एक बार तुमने बेच दिया फिर खत्म। अब जब दूसरी बार मुश्किल वक्त आएगा तब क्या करोगी? भीख मांगोगी? आखिरी जुमला चोट करने वाले अंदाज में पूछा, जिस पर आफिया शर्मसार हुई। तुम उसकी जिम्मेदारियां उसे संभाल लेने दो, फिक्र मत करो। भाई, अम्मी मुझे ताने देंगी, फिर कहेंगी अपनी जमीनें ज्यादा प्यारी हैं, शौहर की मुश्किल नजर नहीं आ रही तुझे। बाद में जब वो कामयाब हो जाएगा तो तू ही ऐश करेगी ना, और ना जाने क्या क्या। आफिया की आंखों में आंसू झलक आए थे ये जुमला अदा करते वक्त, जिससे आमन को महसूस हुआ कि उसकी बहन तकलीफ में है। अपनी बहन को रोता देख कौन सा भाई बर्दाश्त कर सकता है जो वो करता। उसे समझ आ गया था कि उसकी सास उसे बहुत तंग कर रही है। अच्छा, तुम रो नहीं, जमीनों के पेपर्स मुझे दे देना, मैं अच्छी कीमत पर बिकवा दूंगा उन्हें। भाई, मैं साथ ही लाई हूँ। आफिया ने फौरन ही अपने पर्स से पेपर्स निकाले थे। आमन ने उसकी उजलत भरे अमल पर हैरत से देखा, मतलब साफ था वो पूरी तैयारी से ही आई थी। ठीक है, मुझे कुछ वक्त दो, मैं इन्हें बेचने के बाद तुमसे राब्ता करता हूँ। शुक्रिया भाई, वो मशहूर लहजे में मुस्कुरा कर देखते हुए गोया हुई। चल पगली, अब क्या मेरा भी शुक्रिया अदा करेगी? वो जैसे खफा हुआ था अपनी बहन का शुक्रिया अदा करने पर। अगला सीन। 3 दिनों तक मरियम अस्पताल में रही, लेकिन सिवाय जोनी और आमन के कोई हवेली का शख्स उसकी बेटी को देखने नहीं आया। आ गई झूठी। मरियम लाउंज में दाखिल ही हुई थी कि शाहीन बेगम उसे देख मुंह फुलाकर तेजी से तीखे लहजे में बोली। शाहीन बेगम पूरे ढोल ताशे लेकर गई थी अपने परपोते की आमद की खुशी में, लेकिन वहां जाकर जब पता चला कि परपोता नहीं परपोती हुई है तो उनका सारा मुंह उतर गया। वो बगैर बच्चे की शक्ल देखे ही वापस लौट आई थी। अम्मा, वो पहले ही बहुत तकलीफ में है, मजीद उसे अपने अल्फाजों से घायल न कर। शामिर इसी वक्त लाउंज में दाखिल हुआ था। अम्मा का कड़वा जुमला सुन उस नौजवान ने अंदर आते ही हाथ में पकड़ा सारा सामान नीचे रखा और मरियम से नन्ही परी को अपनी गोद में ले लिया। फिर शाहीन बेगम की जानिब देख मुंह बसोरते हुए निहायत झिंझला कर कहा, वो हवेली का पहला मर्द था जो अपनी बेटी की माँ के लिए हिमायत ले रहा था। मरियम कैसे उस पर फिदा ना होती? वो तो बस उसे हैरत से देखने लगी थी। कैसे उसने शाहीन बेगम के सामने फौरन अपनी बेटी को अपनी बाहों के परों में छुपा लिया कि वो अपनी जली नज़र से देखे भी ना उसकी बेटी को। प्यार से देखना है तो देखो, जलकर देखने की वो अपनी नन्ही परी की जानिब किसी को इजाज़त नहीं देता। शामीर, शमीम बेगम इस नौजवान की आवाज़ सुनते ही फ़ौरन ही अपने कमरे से निकल कर आई थी। जब शाहीन बेगम ने बताया कि बेटी हुई है तो फिर शमीम बेगम ने ज़रूरत ही महसूस ना की अस्पताल जाकर उसका चेहरा भी देखने की। उन्हें पूरा यकीन था कि शामीर भी मरियम और उसकी बेटी को छोड़कर चला गया होगा अस्पताल में ही, मगर उनकी तवक्का के बिल्कुल बरक्स, वो तो अपनी नन्ही परी को बाहों में लिए खड़ा था।
बात मत कीजिएगा आप मुझसे। आप मेरी बेटी को देखने तक नहीं आई अस्पताल। मरियम ने उसका गुस्सीले लहजे में अदा किया जुमला सुन हैरत से उसकी जानिब फिर देखा। वो नौजवान अपनी माँ से सिर्फ इसलिए नाराज हो रहा था क्योंकि उसकी माँ उसकी बेटी को देखने अस्पताल नहीं आई। मरियम हैरानगी के आलम में उसे तकने लगी। वो न सिर्फ खुद मोहब्बत कर रहा है बल्कि चाहता है हर कोई उसकी बेटी से इतनी मोहब्बत करे जितने की वो हकदार है। मगर ऐसा इस हवेली में कहाँ होता है, बेटियों को कौन पूछता है इस हवेली में। मगर वो पूछ रहा था, ना सिर्फ पूछ रहा था बल्कि लड़ रहा था इन लोगों से जो नहीं पूछ रहे। बेटा, शमीम बेगम झटपटा गई थी। शामिर का शिकवा भरा लहजा सुन उसकी आंखें बता रही थी वो किस कदर खफा है उनसे। शिकवे तो तू ऐसे कर रहा है जैसे तेरी बीवी ने बेटा जन्म दिया है। रानी बेगम महफिल में मौजूद हो और जवले पर नमक न छिड़के, ये कहा मुमकिन? हाँ, कम ऑन बड़ी अम्मी, कि 2023 है। लड़की और लड़के में फर्क करना सिवाय जहालत के कुछ नहीं। उसका अदा किया जुमला मानो आग लगा गया था सबके तन बदन में। तू हमें जाहिल बोल रहे? रानी बेगम चीखने वाले अंदाज में इस्तिफसार करने लगी। सुन रही है अम्मा? फौरन ही शाहीन बेगम को मुखातिब किया शिकायती अंदाज में। चलो तुम्हारे लिए ज्यादा देर खड़ा होना ठीक नहीं। शाहीन बेगम अभी लड़ने के लिए आगे ही आई थी कि वो नौजवान फौरन ही मरियम का हाथ पकड़ कर नरमी से गोया हुआ। आप लोगों से मैं बाद में आकर बात करता हूँ, पहले मैं अपनी बीवी को कमरे में छोड़ाऊं। फिर शाहीन बेगम की जानिब मुखातिब होकर गंभीर लहजे में गोया हुआ। उनका जवाब सुनने की जहमत किए बगैर वो मरियम का हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों की जानिब लेकर बढ़ गया। जोनी जोनी। उसके नजदीक मरियम सीढ़ियां खुद नहीं चढ़ सकती थी अभी, इसलिए उसने फौरन जोनी को आवाज दी। जोनी भी उसकी आवाज सुन अपने कमरे से निकलकर दौड़ी दौड़ी चली आई थी। उसने बाहर आते ही सबसे पहले शामिर को खा जाने वाली निगाह से देखा, क्योंकि वो कह कर आई थी उससे कि वो पूरी तैयारी करके रखेगी मरियम और नन्ही परी के वेलकम की। फिर मरियम को लेकर आए, लेकिन वो शख्स दोपहर में मरियम और नन्ही परी को लेकर आ धमका था। अभी तो उसकी तैयारी भी मुकम्मल नहीं हुई थी, उसने कमरा ठीक तरह पूरा सजाया भी नहीं था। शामिर ने उसकी खा जाने वाली निगाहों को मुकम्मल इग्नोर करते अपनी नन्ही परी को उसकी गोद में दिया और खुद मरियम को बाहों के हिसार में उठाकर सीढ़ियां चढ़ गया। अगला सीन। तुम लेटी रहो, मैं देखता हूँ। नन्ही परी के रोने की आवाज पर मरियम उठने ही लगी थी कि शामिर फौरन उठकर बैठा। मरियम को वापस लेटने का कहते उसने अपनी नन्ही शहजादी को गोद में भर लिया। शायद इसने पोटी की है, तुम कैसे साफ करोगे? रुको, किसी मुलाजमा को बुला लो। अस्पताल में तो ये काम जोनी अंजाम दे रही थी और घर आने के बाद ये पहली रात थी, इसलिए वो परेशान हो गई कि शामिर बख्श चौधरी जैसा मगरूर शहजादा ये सब काम कैसे करेगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा, मैंने वीडियोस देख रखी है, मैंने सब सीखा है। उसने मुस्कुराते हुए मुतमईन लहजे में कहा तो मरियम को उस पर टूट कर प्यार आया। उसके जिस्म में इस कदर दर्द था कि वो ठीक तरह हिल भी नहीं पा रही थी, इसलिए सारे काम शामिर को करते खामोशी से देखती रही। वो नन्ही परी अभी भी रोना बंद नहीं हो रही थी, तो वो मरियम को उलझ कर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। शायद इससे भूख लग रही है, मैं फीड करा देती हूँ। मरियम के कहते ही उसने अपने हाथों का झूला रोका और इस नन्ही परी को मरियम के बराबर में लिटा दिया। फिर मरियम की मदद की करवट लेने में, ताकि वो आराम से फीड करा सके। मरियम ने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़के को वो इतना लापरवाह और बेनियाज लाउबाली सा समझती है, उसका इतना जिम्मेदार रूप भी देखेगी। लाओ, मैं इसे अब डकार दिला देता हूँ। वो नन्ही परी दूध पीते ही सो गई। मरियम भी दवाइयों के जेरे असर थी, इसलिए उसकी आंखें भी बंद होने लगी। वो सिर्फ शामिर था जो इस नन्ही परी को लेकर जागा और अपने सीने से लगाकर हल्के हल्के उसकी कमर को सहलाने लगा ताकि उसे डकार आए। मरियम की जब आँख खुली तो इसने नन्ही परी को शामिर के सीने पर सोता और शामिर को बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठे सोता पाया। ये मंजर इसके दिल को छू गया था। उसकी आंखों से खुद आंसू बहने लगे। ये बाप का वो रूप था जो उसे कभी नसीब नहीं हुआ था। ये केयरिंग, ये मोहब्बत के फिक्र जिसके लिए वो जिंदगी भर तरसी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन सब के लिए उसकी बेटी को तरसना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका बाप तो जान निछावर कर रहा था उस पर। यकीनन वो हवेली की पहली शहजादी थी जो अपने बाप के सीने पर सो रही थी। देखा जमाना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है, मेरा ठिकाना तेरी ही दहलीज है। ओ, मैं हूँ दीवारे छत है पिया तू, रब की मुझे नेमत है पिया तू, मेरे लिए तू बरकत का तावीज है। मरियम उसे बड़ी मोहब्बत से तक रही थी। ये मंजर उसे सुकून और राहत बख्श रहा था, जिसे वो आंखों में भरकर कैद कर लेना चाहती थी। शामिर की आंख खुलते देख वो फौरन आंखें मूंद गई। मैं बैठे बैठे सो गया, वो अपनी आंख मसलते हुए बड़बड़ाया और फिर आहिस्तगी से उठकर अपनी नन्ही शहजादी को वापस अपने और मरियम के दरमियाने हिस्से में लिटा लिया। अगले पल उसकी नजर मरियम पर गई। कमरे की मध्यम सी पीली रोशनी में उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। अपने एक हाथ की कोनी तकिए से टिकाकर हाथ के प्याले में अपना चेहरा रख फुर्सत से इस दिलनशीन का हसीन चेहरा तकने लगा। जरा कभी मेरी नजर से।
तो खुद को देख भी, है चाँद में भी दाग मगर न तुझ में एक भी। खुद पे हक तेरा, खुद पे हक तेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआं तेरे हवाले कर दिया। उसने आहिस्तगी से मरियम का हाथ थामा। वो उसे जगाना नहीं चाहता था, बस उसके लम्स को महसूस करना चाहता था। लेकिन अगले ही लम्हे मरियम ने आँख खोली और इन दोनों की आंखें मिली। दोनों ही एक दूसरे को बड़ी मोहब्बत से तक रहे थे। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। अगला सीन, आपने मुझे बुलाया साले साहब। आमन शहर आया हुआ था। उसने फ़हीम के घर शहरोज़ को बुलाया। वो लाउंज में शाहाना अंदाज में सोफे पर बैठा हुआ था। जब शहरोज़ उसके सामने आकर बैठा, शहरोज़ बहुत खुशगवार मूड में नज़र आ रहा था। आफिया को जो जहेज़ में ज़मीनें दी हैं, वो मैं तो क्या कोई भी बेच नहीं सकता इस वक्त। चूँकि दादा ने शर्त आयद की हुई है कि सब हिस्सेदार रजामंदी देंगे तो चीज़ बिकेगी, वरना नहीं। हिस्सेदार तो फिर मान जाएं, मगर जैसे ही ये ज़मीन बिकेगी, याद रखना दादा के कान खड़े हो जाएंगे। आमन की बात सुन शहरोज़ उसे उलझ कर देखने लगा। एक दो लम्हे तक उसे समझ ही नहीं आया मुकाबिल बोल क्या रहे। क्या? किसने कहा तुमसे ज़मीनें बेचने के लिए? वो खासा उलझ कर पूछ उठा था। तुम्हें अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इन ज़मीनों को बेचने में कोई मसला नहीं है। ये मामूली सी ज़मीनें मेरी बहन के आंसुओं से ज़्यादा कीमती नहीं है मेरे लिए, मगर सारा मसला ये है कि मैं इन्हें बेचकर दादा के कान खड़े नहीं कर सकता। माना वो ये जानते हैं कि आफिया ज़िंदा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आफिया तुम्हारे निकाह में है। और ना ही मैं चाहता हूँ कि वो जाने, वरना वो ख्वामा-ख्वाह मेरी बहन के पीछे पड़ जाएंगे। तुम्हारा और तुम्हारी माँ का ज़रा सा लालच मेरी बहन की जान पर बन आएगा। आमन के जुमले थे या तज़लील के तमाचे। मुकाबिल ने अपनी रूह पर उन्हें महसूस किया। एक मिनट, तुम कह रहे हो कि आफिया रोई है तुम्हारे सामने? उसे जैसे यकीन ना आया अपने कानों पर। उसके नज़दीक तो वो आफिया को दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश कर रहा था। फिर आफिया क्यों रोई अपने भाई के सामने? और ये ज़मीनें बेचने की बात कहाँ से आ गई बीच में? उसे ज़हनी दबाव मत देना शहरोज़। फिर कभी अगर कुछ चाहिए तो डायरेक्ट मुझसे मांग लेना। मैंने तुम्हें शादी से पहले ही बता दिया था कि मेरी बहन ज़हनी तौर पर दबाव लेने के काबिल नहीं है। उसके बावजूद तुम और तुम्हारी माँ मेरी बहन को दबाव में रख रहे हो। आमन का चेहरा गुस्से के मारे सुर्ख पड़ गया था और आंखें लहू रंग। वो भूला नहीं था अब तक अपनी बहन के आंसुओं को। तुम गलत समझ रहे हो आमन, ऐसा कुछ नहीं है। यकीनन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। शहरोज़ अपनी सफाई में तेजी से एहतजाजन गोया हुआ। मुझे गलतफहमी हुई है? इतना कहते ही उसने अपनी जेब से पेपर्स निकालकर टेबल पर पटके, ये रहे पेपर्स जो वो अपने साथ लाई थी अस्पताल में मुझे देने के लिए। शहरोज़ ने जब इन पेपर्स को देखा तो उसकी आंखें हैरत से फटी। वैसे मैं तुम्हें इतना गिरा हुआ नहीं समझता था, वो उम्मीद से है। उसके बावजूद तुम उसे ज़हनी दबाव दे रहे हो। क्या मैं नहीं जानता कि तुमने उससे झूठ कहा है कि तुम्हें अपने सॉफ्टवेयर्स के लिए पैसों की ज़रूरत है? क्योंकि सब जानते हैं, बस तुम एक बार मुँह से रकम अदा करते हो और एहसन चाचा तुम्हें फ़ौरन ही पैसे निकाल कर हाथ में पकड़ा देते हैं। उन्होंने पैसों के मामले में कभी अपना हाथ तुमसे नहीं रोका और ना ही हवेली के कभी किसी दूसरे शख्स ने। आमन के गुस्सीले लहजे में कहते ही शहरोज़ अपना सर पकड़ने लगा। यकीन करो आमन, मुझे नहीं पता इन सब के बारे में कुछ भी। वो अपनी सफाई में इस बार हलक के बल दहाड़ा। ये ये ब्लैंक चेक है, चाहो तो इनमें ज़मीनों की 10 गुना कीमत लिख दो, मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी बहन को तंग मत करना। आमन किसी सूरत उसकी बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। और होता भी कैसे? क्या वो नहीं जानता था कि पहले शहरोज़ धोनी से शादी करना चाहता था जायदाद के लिए? उसके नज़दीक वो माँ बेटे शुरू से ही लालची हैं। मैं आफिया से मोहब्बत करता हूँ और मैंने उससे बगैर किसी लालच के शादी की। आमन, जब तुमने जहेज देने की बात तक नहीं की थी, मैं उससे पहले मौलवी साहब को ले आया था। अगर तुम्हें याद हो, मैं अपनी बीवी और बच्चे के लिए खुद कुछ बनना चाहता हूँ। दूसरों के टुकड़ों पर नहीं पालना चाहता उन्हें। मैं नहीं जानता ये इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हुई, लेकिन यकीन करो दोबारा मेरी बीवी कभी तुम्हारे पास इस सिलसिले में नहीं आएगी। उसने आफिया नहीं कहा, उसने मेरी बीवी का लफ्ज़ अदा किया, जैसे जता रहा हो तुम्हारी बहन बाद में है। अब वो पहले मेरी बीवी है। अगला सीन, वो गाड़ी में सफ़र कर रहा था जब उसकी निगाह शीशे से बाहर एक मंज़र पर जाकर ठहर गई। उसने देखा एक 16 साला लड़का एक कम उम्र लड़की को साइकिल चलाना सिखा रहा है। साइकिल सीखने सिखाने के इस प्रोसेस में जो इन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, बस वह आमन को अपनी जानिब खींच रही थी। कभी कभार जब हम किसी को बहुत खूबसूरत लम्हा जीता हुआ देखते हैं, तो हमारे दिल में ख्वाहिश उठती है कि काश हम भी इस मंज़र को इसी तरह जिएं। वो इन्हें देखते रहा, यहाँ तक कि गाड़ी आगे बढ़ गई और वो कम उम्र कपल आंखों से आहिस्ता आहिस्ता ओझल हो गया। अगला सीन, आज इतनी देर से क्यों आए आप? शहरोज जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, आफिया फौरन ही फिक्रमंद लहजे में पूछने लगी, ये क्या है आफिया? इस नौजवान की आंखें सुर्ख थी। आफिया को महसूस हुआ जैसे वो अंगारे बरसा रही हूँ उस पर। उससे पहले कभी उसने शहरोज की आंखों को इतना गजबनाक नहीं देखा था, लेकिन जब इन पेपर्स पर निगाह गई तो वो हक्का बक्का रह गई। ये वही पेपर्स थे ज़मीनों के जो उसने आमन को दिए थे।
ये आपके पास कैसे आए? वो उलझकर तेजी से पूछ उठी। इसका मतलब आमन सच कह रहा था, तुमने वाकई इन्हें बेचने की कोशिश की है? क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? अगले ही लम्हे उसने गुस्से से आग बगोला होकर आफिया का बाजू पकड़कर अपने रूबरू खड़ा किया। मैंने कुछ पूछा है आफिया, क्यों? क्या कोई कमी है मेरी मोहब्बत में? क्या मैं तुम्हें खुश नहीं रखता? वो इस लड़की का नाजुक बाजू झंझोड़ते बिखरे हुए लहजे के साथ इस्तफसार करने लगा। आमन ने आज सिर्फ उसे ही नहीं, उसकी मोहब्बत को भी जलील किया था, उसे लालची कहा, जबकि वो आफिया के मामले में कभी भी लालची ना था। मैंने कब कहा कि आप मुझे खुश नहीं रखते? मैं तो बस अभी वो बोल ही रही थी कि मुकाबिल तेजी से बीच में बात काटते हुए धाड़ा, तुम तो बस क्या आफिया, मेरी इज्जत और मोहब्बत का जनाजा निकाल कर आ रही हो, तो अब आ रही हो अपने भाई के सामने। मैंने तो तुमसे कभी तुम्हारे जहेज के मुतालिक बात ही नहीं की। इन जमीनों को बेचने का ख्याल तुम्हें कहाँ से आया फिर? और तुमसे किसने कहा कि मुझे अपने सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए पैसों की जरूरत है? क्या तुमने मुझे इतना बेगैरत समझ रखा है कि मैं अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए तुम्हारे जहेज पे नज़र रखूँगा? उसका गुस्सा आफ़िया को सहमा गया था। उसने तो वही किया जो उसकी सास ने कहा था, जिसकी वजह से वो इतने दिनों से उसके पीछे पड़ी हुई थी और उसे ज़हनी दबाव दे रही थी मुसलसल। फिर शहरोज़ इतना क्यों भरम हो रहा था उस पर? क्या उसने वो नहीं किया जो वो और उसकी माँ चाहते थे? अब चुप क्यों हो? बोलो। आफ़िया की खामोशी जैसे शहरोज़ को चुभ रही थी। वो तेज़ी से उसका हाथ मज़ीद झंझोड़ते हुए बोला, क्या कहूँ जब मुझे मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी अम्मी मुझसे बार-बार कहती रहीं कि मैं अपना जहेज़ बेचकर आपकी मदद करूँ, क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ, मुझ पर लाज़िम है मुश्किल के वक़्त आपकी मदद करना। अब जब मैंने बेचने की कोशिश की तो आप मुझ पर आकर चीख रहे हैं, क्यों? वो रूहानसा और उलझे लहजे में गोया हुई। उसकी आँखों से आँसू झरझर मोतियों की तरह बह रहे थे। अम्मी ने तुमसे कहा? शहरोज़ जैसे हैरान हुआ, लेकिन साथ-साथ उसकी पकड़ भी आफ़िया के बाजू पर ढीली पड़ी। अगले ही पल वो फ़ौरन ही कमरे से निकल गया। अम्मी, अम्मी! वो इनके दरवाजे के बाहर खड़ा होकर चीख रहा था। क्या हो गया? ऐसे क्यों चीख रहे हो इतनी रात को खड़े होकर मेरे दरवाजे पर? क्या आपने आफिया को जहेज में मिलने वाली ज़मीनें बेचने पर फ़ोर्स किया है? बानो को वो लड़का बहुत गुस्से में नज़र आ रहा था। बानो ने एक बार शहरोज़ का सुर्ख चेहरा देखा और फिर उसके पीछे आती आफिया को, तो उसने कान भरे हैं तेरे मेरे खिलाफ। वो आफिया के वजूद को तीखी नज़रों से तकती शहरोज़ की जानिब मतवजा होकर नरमी से पूछने लगी, इसने कान नहीं भरे, मुझे खुद पता चला है। वो तेज़ी से रद्द ने बोला। तू तो अब तुम मुझे अपनी बीवी के सामने ज़लील करोगे? यही औकात है मेरी कि ज़िंदगी भर इन हवेली वालों से ज़लील होती रही और अब अपने ही बेटे और बहू से ज़लील हूँ। भानु ने शहरोज़ को भरम होता देख फ़ौरन ही अपना रोना-धोना स्टार्ट किया। तुमसे किसने कहा मेरे पीछे आने की? तुम जाओ कमरे में। अपनी माँ को रोता देख वो नौजवान फ़ौरन ही आफ़िया की जानिब मुड़कर बरहमी से गोया हुआ। जी। आफ़िया खामोशी से पहले तो पलट कर जाने लगी, मगर फिर उसे ख़्याल आया कि नहीं, उसका भी हक़ है ये जानने का कि आख़िर चल क्या रहा है। फिर पूछ-गुछ करना किसी अमल के मुताल्लिक़ कि इस शख़्स को ज़लील करना तो नहीं होता। फिर वो ख़ामख़ा क्यों रोना शुरू हो गई थी? तुम गई नहीं? शहरोज़ उसका इंतज़ार कर रहा था जाने का, लेकिन उसे अपनी जगह से ना हिलता देख वो उसकी जानिब मुड़कर इस्तफ़सार करने लगा। नहीं, मैं भी इस घर का फ़र्द हूँ, मुझे भी पता होना चाहिए कि इस घर में चल क्या रहा है। आख़िर मुझ पर ही तो लाज़िम है अपना जहेज़ बेचकर अपने शौहर के काम आना। उसने आख़िरी जुमला बानो की जानिब देखते हुए जता कर अदा किया। बानो तब ज़लील नहीं हुई जब वो अपनी बहू को जो उम्मीद से ज़हनी दबाव दे रही थी, जहेज़ में मिली ज़मीनों को बेचने पर, तो फिर अब उसी के बाद के मुताल्लिक़ पूछ-गुछ पर कैसे ज़लील हो गई? मतलब माँगने पर ज़लील नहीं होता बंदा, माँगने के मुताल्लिक़ पूछने पर ज़लील हो जाता है। अजीब! शहरोज़ ने हैरत से आफ़िया को देखा। वो कभी इतनी शार्प ज़बान इस्तेमाल नहीं करती थी, जितनी इस लम्हे कर रही थी। उसकी बात सुनने के बाद फिर हिम्मत ना हुई शहरोज़ को उससे ये कहने की कि वहाँ से जाए। वो बहुत शर्मिंदा-सा हो गया था, जिसकी वजह से उसका गुस्सा मज़ीद बढ़ा। सिर्फ़ आपकी वजह से। आपकी वजह से आज मुझे ज़लील होना पड़ा है अपनी बीवी और साले के सामने। क्या मुझे बताना पसंद करेंगी आपने क्यों आफ़िया से कहा ज़मीनें बेचने के का? मुझे याद नहीं पड़ता मैंने आपसे कहा हो कि मुझे अपने काम के लिए पैसों की ज़रूरत है, और अगर होती भी तो मैं खुद मैनेज कर सकता था, तो मैं और क्या करती भला? वो आमन हर ऐरे-गैरे पर अपनी जायदाद लुटाता फिर रहा है, जिस पर तुम्हारा हक है। तुम भी तो इस हवेली के बेटे हो, शामिर और आमन की तरह। इन लोगों के पास ऐरे-गैरों को देने के लिए, मगर तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। मैं तो सिर्फ़ इस लड़की से वो वापस ले रही हूँ जो तुम्हारा है, जिस पर तुम्हारा हक होना चाहिए था, ना कि ऐरे-गैरे का लफ़्ज़ अदा करते वक़्त दोनों बार-ही बानों ने आफ़िया की जानिब हकारत से देखा। आफ़िया को पहली बार महसूस हुआ बानो उससे किस कदर नफ़रत करती है और दिल में किस कदर हसद और बुग़्ज़ लिए बैठी है। आफ़िया को बानो की बातें ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि ना तो वो हवेली को जानती थी और ना ही हवेली वालों को, लेकिन उसे इतना ज़रूर इल्म था कि वो ज़मीनें उसके भाई ने उसे जहेज़ में दी हैं, जिन पर सिर्फ़ उसका हक़ है। अभी बानो बोल ही रही थी कि शहरोज़ तेज़ी से बीच में जताते हुए बोला,
आफिया भी मेरी ही है अम्मी। इस नौजवान ने फक्त एक जुमला कहा और सारी लड़ाई खत्म कर दी। ये जुमला सुनते ही आफिया की नजरें उसके खूबसूरत सुर्ख चेहरे पर मुंजमद हो गईं। कहने को बहुत सादा सा जुमला कहा था इस नौजवान ने, मगर अपने मायने में इतना मुकम्मल कि आफिया को इस समय पहली बार लगा कि वो वाकई उसकी हो गई, जिस्म और रूह दोनों से। अम्मी आप अपना सामान पैक कर लें। शहरोज का फक्त ये जुमला अदा करना था कि बानो की आंखें हैरत से फैली। तुम मुझे इस लड़की के पीछे घर से निकाल रहे हो, इस आमन की छोड़ी हुई कनीज के पीछे? अम्मी, वो हलक के बल चीखा। अपनी माँ की जहरीले बातें सुनने के बाद उसे अंदाजा हो गया था कि उसकी माँ ने आफिया को अभी तक कबूल नहीं किया। यही सबब था कि वो लड़का दिली तौर पर घबरा गया। उसे शदीद खौफ लाहक हुआ कि कहीं उसकी माँ इसके गैर मौजूदगी में आफिया को उसके माजी से आगाह न कर दे, इसलिए बेहतर यही लगा कि उन्हें वापस हवेली छोड़ आए। अभी वो इतना पावरफुल नहीं था कि 2 घर अफोर्ड कर सके और अपनी और आफिया की तालीम का खर्च भी उठा सके, इसलिए उन्हें कुछ वक्त के लिए हवेली छोड़कर आ रहा था। उसका इरादा यही था कि जब वो थोड़ा सेट हो जाएगा पैसों के मामलात में, तो वो अपनी माँ के लिए एक नया और अलग घर खरीद लेगा। उन्हें इस वक्त आफिया के साथ रखना यकीनन आफिया की जिंदगी को खतरे में डालने जैसा था, और वो अपनी बीवी को खोना नहीं चाहता था। बानो चाहती तो आफिया को कबूल करके अपनी एक खुशहाल जिंदगी बसर कर सकती थी, लेकिन औरतों में जलन और हसद का मादा मर्दों से कहीं ज्यादा होता है, और कभी कभार वो इसी जलन और हसद में खुद को जला बैठती है, जैसे बानो जला बैठी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड! क्या मुसीबत है! आप लोगों को पता है ये पार्ट 1 था। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे, दिल चाह रहा है चपेड़े मारूं अपने मुंह पे। किसके मारूं? एचके के मारूं चपेड़े या अपने मारूं? बताओ जरा। मतलब मुझे पता था इसने यही करना है एंड में आके, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कर देना है। अब देखो, ये मैडम एक पार्ट में तो खत्म करा नहीं इन्होंने, अब देखते हैं 2 पार्ट में खत्म कर दिए या फिर ये हमें फिर से एक लास्ट एपिसोड का लारा देके हम इंतजार करते हैं, फिर उसके बाद वो होगा भाई सेकंड पार्ट, अब थर्ड थर्ड पार्ट आएगा, वो होगा लास्ट पार्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर देखते हैं क्या होता है। लेकिन एपिसोड तो खैर आज की बहुत लॉन्ग थी, 160 पेजेस की थी तकरीबन, 158 156 पेजेस की थी, और मज़ेदार भी बहुत थी, अच्छी भी बहुत थी। मुझे तो बहुत पसंद आई। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। वैसे आई होप सो आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी, क्योंकि है ही इतनी बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, तो आप लोगों को अगर पसंद आए ना, तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ना भाई, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। किसकी नेक्स्ट एपिसोड में? वफाए यार की? अरे नहीं ना, धड़कते दिल की नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तो चलिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।